पंडित जी शादी के मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। फिर पंडित जी बीच में रुककर कहते, कन्या के माता पिता को बुला लीजिए। कन्या दान करने के लिए पंडित जी के शब्द अभ्या को ऐसे महसूस हुए जैसे किसी ने उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। गीता जी और सागर जी जो पहले से ही पता था कि कन्यादान की विधि भी होगी, पर वो लड़के के दादा दादी थे जिस कारण वो इस विधि को नहीं कर सकते थे, पर उन्होंने किसी ऐसे शख्स को शादी में बुला रखा था जो कि विधि को कर सके। वो थे भावेश सिंह राठौर और उनकी धर्म पत्नी सुधा सिंह राठौर। ये सागर और गीता जी के उम्र के थे। वो दोनों अर्जुन की माँ की पक्की सहेली के सास ससुर थे और साथ ही वे सागर और गीता जी से सबसे पक्के दोस्त थे। सागर जी और गीता जी पहले ही बता दिए थे कि अब एक अनाथ बच्ची है और उसे प्रार्थना की थी कि क्या उसका कन्यादान कर देंगे। इस पर उन्होंने बिना एक पल गवाए के लिए हाँ कर दिया। इस शादी में आ गए। वो दोनों जल्दी से उठ जाते और पंडित जी के कहते, हम करेंगे इस बच्ची का कन्यादान। अभ्या उनको बिल्कुल भी नहीं जानती थी और जैसे वो गीता जी और सागर जी की तरफ देखती तो दोनों अपनी पलकें झुकाकर जैसे कह रहे हो कि इन्हें करने दो। वो दोनों अभ्या के कन्यादान कर देते और उसका हाथ अर्जुन के हाथ में रख देते। उसके बाद पंडित जी उन दोनों को फेरे लेने के लिए कहते हैं। फिर फेरे पूरे होने के बाद अर्जुन अभ्या के मांग में सिंदूर भरता है, उसके गले में अपने नाम का मंगलसूत्र डाल देता है। यह मंगलसूत्र गीता जी ने ए नाम से बनवाया था, जिसमें ए अर्जुन और एक ए अभ्या का नाम से था। जैसे पंडित जी कहते शादी संपन्न हुई, जैसे ये शब्द गीता जी के मन में तृप्त कर रहे, क्योंकि वह इस दिन की बेसब्री से इंतजार कर रही थी। पंडित उन्हें भी बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए कहते। इसके बाद अर्जुन और अभ्या सबसे पहले सागर जी और गीता जी के पास आते और झुककर उनका आशीर्वाद लेते हैं। गीता जी और सागर जी उन दोनों को ढेरों आशीर्वाद देते और सागर जी अभ्या से एक वादा करते हैं कि मेरे लिए अब अर्जुन से पहले तुम हो और तुम्हें अगर कभी परेशान करे ना तो सबसे पहले मुझे बताना, मैं इसको अच्छे से बताऊंगा। अभ्या सागर जी की बात सुनकर मुस्कुरा देती है और अर्जुन अपना मुंह बना लेता है कि जैसे तो आपकी सजा लेने के लिए मैं तड़प रहा हूं। फिर वो दोनों भावेश जी और सुधा जी के पास जाते और झुककर उनके पैर छूने लगते तो भावेश जी अभ्या को रोक लेते और कहते हैं कि अभी हमने तुम्हारा कन्यादान किया है, जिस हिसाब से तुम हमारी बेटी जैसी हो और हमारे यहाँ पर बेटियां पैर नहीं छूती। फिर वो अर्जुन की तरफ देख के कहते, वरखुदार तुम क्यों रुके हुए हो, और अगर यह हमारी बेटी है तो तुम उस हिसाब से दामाद लगे तो तुम्हें हमारे पैर छू सकते हो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। उसकी बात सुनकर अर्जुन उन दोनों को पैर छू लेता है तो वो दोनों उन दोनों को सिर पे हाथ रखकर उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। अभ्या को देखकर सुधा जी की आंखें थोड़ी भी सी नम हो जाती। फिर भावेश जी सागर जी से कहते, सागर तुमने अर्जुन के माता पिता को नहीं बुलाया। भावेश जी की यह बात सुनकर अर्जुन का चेहरा थोड़ा सख्त हो जाता है, जिसे सागर जी ने भी महसूस कर लिया था। वो भावेश जी से कहते हैं वो दोनों ही शादी में आने के लायक नहीं थे, उनका अर्जुन पे कोई हक नहीं है। अभ्या जब भावेश जी और सागर जी की बात सुनती है तो उनका मन में प्रश्न आता है कि जब अर्जुन के माता पिता हैं तो उन्हें फिर शादी में क्यों नहीं बुलाया गया, आखिर क्या वजह है वो दोनों की शादी में आने लायक नहीं थे। पर इस वक्त वो किसी से कुछ पूछ नहीं सकती थी और अर्जुन के चेहरे को देखकर लग ही रहा था कि अर्जुन उसे कुछ भी नहीं बताने वाला था। गीता जी अर्जुन के चेहरे को सख्त होते चेहरे को देख कर बात को बदलने के इरादे से भावेश जी और सुधा जी से कहती है, आप लोगों ने तो अभी खाना भी नहीं खाया, चलिए कुछ खा लीजिए। सागर जी अभ्या को अपने साथ ले जाते हैं और अपने बिजनेस के फ्रेंड्स से उसे मिलवाने लगते हैं। अर्जुन वहाँ भी अकेला खड़ा होता है। वह पास में रखी चेयर पर बैठ जाता है। उसके चेहरे पर ना खुशी और ना ही दुख किसी की तरह के कोई भाव नहीं होता। वो किसी गहरी सोच में डूबा होता है। अभ्या अभी सागर जी के बिजनेस फ्रेंड से मिल रहे थे, पर उसकी नजर बार बार अर्जुन पर ही जा रही थी। सभी मेहमान जा चुके थे। अब अभ्या का गृह प्रवेश की तैयारी हो रही थी। दादी अर्जुन और अभ्या की आरती उतारकर अभ्या के चावल भरे कलश को अपने दाहिने पैर से धीरे से गिराने को कहती है। अभ्या दादी के कहने पर वैसा ही करती है। फिर आरती की थाल में पैर रखकर वो घर के अंदर प्रवेश करती है। अर्जुन गीता जी से कहता है, दादी अब हो गया तो मुझे कुछ काम करना है, मैं जा रहा हूँ। तो गीता जी उसे रोकते हुए कहती, तू कहाँ भागे जा रहा है, अभ्या को भी ले जा अपने साथ गोद में उठा के। अपनी दादी की बात सुनकर अर्जुन की आंखें बाहर आने को हो जाती है तो दादी उसकी हालत देखकर कहती है, अरे हमारे यहाँ पर रिवाज है कि दुल्हन को दूल्हा अपनी गोद में उठाकर ही रूम में ले जाता है, चल जल्दी से उठा अभ्या को। अर्जुन मन में सोचता है, ये नई मुसीबत है, दादी रिवाज करके बहुत सारे ऐसे काम करवा रही है मुझसे। अर्जुन जल्दी से अभ्या के पास आकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है। गिरने के डर से अभ्या अर्जुन के गले में अपने बाहें डाल लेती है। अर्जुन ने बहुत ही आराम से अभ्या को अपनी गोद में उठाया हुआ था। अभ्या के लहंगे की वजह से वेट कुछ ज्यादा ही हो रहा था, पर अर्जुन को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो आराम से उसे सीढ़ियों से अपने रूम की तरफ ले जा रहा था कि अभ्या उसे कहती, देखिए आप मुझे गिरा मत देना। अर्जुन उसकी तरफ देखता है और मुस्कुरा कर कहता है, तुम्हारे लहंगे में तुमसे ज्यादा वेट है। उठाते हुए मुझे लग रहा है कि मैं एक लड़की नहीं बल्कि हाथी के छोटे बच्चे को उठाकर ले जा रहा हूँ। अभ्या गुस्से में आकर अर्जुन से कहती, और आप हैं हाथी के बाप।
नीचे गीता जी अर्जुन और अभय को देखकर उनकी बलाई लेती है। वही अर्जुन और अभय को पता ही नहीं चलता कि वो कब रूम में आ जाते हैं। रूम में इस वक्त बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया था। बेड पर और नीचे फर्श पे गुलाब की फूलों की पेंडल्स बिखरी हुई थी और जगह जगह फ्रेग्रेंस वाली कैंडल्स जल रही थी। दोनों रूम को सजा हुआ देखकर शर्मा जाते हैं। उन्हें तो याद ही नहीं था कि शादी के बाद एक और रस्म भी होती है। अर्जुन मन में सोचता है रूम से गया था तो बिल्कुल ठीक थी, ये इतनी देर में किसने कर दिया। अर्जुन घबरा कभी को बेड ऊपर ही पटक देता है और बाथरूम चला जाता है। अभ्या का लहंगा इतना हैवी था कि खुद से खड़ी भी नहीं हो पाई थी। वो स्ट्रगल कर रही थी किसी तरह से बैठ जाए। इस चक्कर में वह बेड के नीचे गिर जाती पर शुक्र है उसे कहीं चोट नहीं लगी। गिरने की आवाज़ सुनकर अर्जुन जल्दी से बाथरूम से बाहर आता है। वो अभ्या के हाथ पकड़ उसे उठाता और उसे कहता है जब संभलता नहीं है तो इतना भारी लहंगा पहनना जरूरी था क्या। अभ्या गुस्से में अर्जुन से कहती आपको क्या पता, हर लड़की का बचपन से सपना होता है कि उसका लहंगा सबसे बेस्ट हो। अर्जुन उसे हूँ कहकर चला जाता है। अभी ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर अपने लहंगा उतारने लगती है। वो अपना दुपट्टा भी उतार देती है और अपने जोड़े को खोल देती है और अपने बालों में एक मेशी बना लेती है। वो अपने कपड़े लेकर अर्जुन को वेट करने लगती है कि कब बाथरूम से बाहर आए, पर वो अपने कपड़े चेंज कर पर अर्जुन बहुत टाइम लगा रहा था बाथरूम से बाहर आने में। अभ्या को अर्जुन को इतना लेट करने से इरिटेशन हो रही थी। वो अपने कपड़े बेड पर रखकर अर्जुन का मजा चखाने की सोचती है। थोड़ी देर बाद अभ्या को लगता है कि अर्जुन बाहर आने वाला है तो बाथरूम के गेट के बाहर खड़ी हो जाती है। जैसे अर्जुन बाहर आता है तो अभ्या अपना पैर आगे करके उसे गिरा देती है। अर्जुन के गिरते ही उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे पता था कि अभ्या ने यह जानबूझकर किया। वो गुस्से में उठकर अभ्या की तरफ देखता है तो अभ्या को उसकी सुबह वाली बात याद आ जाती है। जब भी कोई उसे ऑफेंड करता है तो उसे सजा दिए बिना नहीं रहता। ये सोच के अभ्या वहाँ से भागने लगती है, पर उसका लहंगा इतना भारी था कि वो ज़्यादा भाग ही नहीं पा रही थी। भागने से तो अर्जुन को अब पक्का यकीन हो गया था कि वो सब कुछ अभ्या ने जानबूझ के किया था। इसलिए जैसे वो अभ्या के पीछे भागता है उसे पकड़ने लगता है। अभ्या का ब्लाउज की डोरी खुलकर उसके हाथ में आ जाती है। अभ्या का बैग का डिज़ाइन ने कुछ इस तरह बनाया था कि जैसे शूज के लेसेस का डिजाइन होता है। उसके ब्लाउज के बैग का सिर्फ एक डोरी के प्रोटेक्ट किया था। अर्जुन ने अभ्या को डोरी को इतनी जोर से खींचा था कि वो उसके हाथ में ऐसे अभ्या को ब्लाउज को पकड़ने लग जाती है। ब्लाउज को उसके कंधे से नीचे निकल रहा था। उसे ऐसा करते देख अर्जुन के हाथ में जो टॉवल था वो जल्दी से अभ्या के बाहर से उसे लपेट देता है। अभ्या और अर्जुन के बीच में एक अकॉर्ड सिचुएशन आ गई थी। अभ्या को इस वक्त अर्जुन से बहुत शर्मा रही थी। वो अर्जुन की नजर भी नहीं मिला पा रही थी और यही हाल अर्जुन का भी था। अर्जुन जल्दी से अभ्या से अपनी नजर फेर लेता है। अभ्या भी बिना मौके गवाए अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। अर्जुन इस बात से अपना ध्यान भटकाने के लिए कॉच पर आकर काम करने लगता है और अंदर बाथरूम में अभ्या डिजाइनर के गालियाँ दे रही थी कि इस तरह के ब्लाउज कौन बनवाता है। वह भी जल्दी से अपने कपड़े चेंज करके बाहर आ जाती है और एक बुक लेकर बेड पर बैठकर पढ़ने लगती है ताकि अपने मन में को डाइवर्ट कर सके। अभ्या ने अपनी बाकी की ज्वेलरी तो निकाल दी थी, बस उसने अपने गले में पहनी और हुई चूड़ियाँ नहीं निकाली थी हाथों में। अभ्या जब बुक पढ़ रही थी तो उसके पेज पलटते उसकी चूड़ियाँ खनखनाट की आवाज़ पूरे रूम में गूंज रही थी। अर्जुन को स्टार्टिंग में सही आदत थी वो बिना डिस्टर्ब के अपना काम करे। अभ्या की चूड़िया की वजह से उसे इरिटेशन हो रही थी। अर्जुन अभ्या से थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहता है अभ्या तुम अपनी चूड़ियों की आवाज़ करना बंद करोगी, मैं काम कर रहा हूँ। अभ्या अर्जुन की बात पर कोई ध्यान नहीं देते और पहले से भी ज़्यादा चूड़िया को सुर करने लगती। अर्जुन अभ्या को फिर से कहता है अभ्या मैंने तुम्हें कुछ कहा है, इन चूड़ियों को शोर करना बंद करो। अभ्या भी अपनी बुक साइड में रखकर उसे कहती देखिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ये खुद ही आवाज़ कर रही है, मैं तो आराम से अपनी बुक पढ़ रही हूँ। ये सब बोलते हुए अभ्या अपने हाथों को कुछ ज़्यादा ही घुमा रही थी जिससे कि उसकी चूड़ियों का शोर कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। अभ्या की हरकत पे अर्जुन को गुस्सा बढ़ जाता है और खड़ा होकर कहता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। यह कहकर अभ्या के पास चला आता है और उसके पीछे बैठ जाता है और उसके एक हाथ को पकड़कर दूसरे हाथ से उसकी चूड़ियाँ निकालने लगता है। अर्जुन को ऐसा करने से रोकने के लिए अभ्या अपने एक हाथ को उसके हाथ पे मारने लगती है और उसे कहती है बड़ी जबरदस्ती है, छोड़ी मेरा हाथ, छोड़ी छोड़ी। ये कहकर वो लगातार अर्जुन के हाथ पे मार रही थी और उसके नाजुक से हाथ से अर्जुन पर कोई असर नहीं हो रहा था। अभ्या अर्जुन पर कोई असर न होता देख उसके हाथ पे काट लेती है। उसको ऐसा करते ही अर्जुन उसके हाथ को छोड़ देता और अपने हाथ को रब करने लगता है। अभ्या भी उसके पास से खड़ी हो जाती है। अर्जुन अपना हाथ रब करते हुए उसे गुस्से में कहता तुम पिछले जन्म में वैम्पायर थी क्या, जो जब देखो तब मुझे काटती रहती है। अर्जुन के बात सुनकर अभ्या गुस्से में रूम से बाहर जाने लगती है और अर्जुन से कहती है मैं आपकी शिकायत दादाजी से करने जा रही हूँ कि आपने
पहले तो मेरे ब्लाउज की डोरी खोल दी और अब आप जबरदस्ती मेरे हाथ की चूड़ियाँ निकाल रहे। यह कहकर अभ्या सीधे रूम से बाहर निकल जाती है। अर्जुन उसकी बात सुन अपना माथा पीट लेता है और उसके पीछे भाग लेता है। उसे रोकने के लिए अभ्या जब दादाजी और दादी के रूम में जाती है तो दादी भी अपनी कोई बुक पढ़ रही होती है और दादू कुछ पेपर्स चेक कर रहे होते। वो दोनों आराम से बेड पर लेटे हुए थे और उनके बीच में काफ़ी जगह होती है। अभ्या जाकर उन दोनों के बीच में लेट जाती है। उसे इस तरह अचानक आया देखकर दोनों एक दूसरे के मुंह देखने लग जाते हैं। दादाजी उन पेपर्स पर साइड में रख उनके ऊपर पेपर वेट रखते थे और अभ्या से पूछते, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, कोई परेशानी है क्या? अभ्या अपना मुंह बनाकर दादाजी की तरफ अपने दोनों हाथ करके कहती है, देखे ना दादाजी, आपका पोता मेरी चूड़ियाँ जबरदस्ती निकाल रहा था। अर्जुन के इस वक्त वहाँ आ चुका था। वो रूम में अंदर नहीं जाता, वो गेट के पीछे खड़े होकर अभ्या की बात सुन रहा था। अभ्या की ये बात सुनकर वो अपना माथा पीट लेता है। ये लड़की उसके सामने क्या बोल रही है? क्या इसे बिल्कुल भी होश नहीं है? पता नहीं दादू और दादी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि मैं कहीं अभ्या के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर रहा था। अभ्या की बात सुनकर दादाजी और दादी को समझ नहीं आती वो दोनों क्या कहे। फिर अभ्या खुद की बात पे गौर करती है, उसने अभी क्या कह दिया, कहीं वो लोग कुछ और न समझ लें। इसलिए अपनी बात समझाते हुए दद्दू से कहती है, दद्दू मेरा मतलब मैं अपनी बुक पढ़ रही थी और वो अपना कुछ काम कर रहे थे। अब आप ही बताइए, थोड़ा बहुत तो चूड़ियों को शोर होगा ही ना। अब दादी भी तो इतनी सारी चूड़ियाँ पहनने हुए बैठी हैं तो आप भी अपना काम कर रहे हैं। आपने तो दादी को कुछ नहीं कहा और वो कहने लगे मेरी चूड़ियों की वजह से उन्हें डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए ज़बरदस्ती मेरी चूड़ियाँ निकालने लगे। ये तो गलत बात है ना दादू, आप इतने अच्छे हैं और एक वो हैं। अभ्या की बात सुनकर दादू को हंसी आ जाती है। वो पीछे बैठी दादी से कहती है, अरे तुम सारी शिकायत अपने दादू को ही करोगी या मुझे भी बताओगी? तो अभ्या उन्हें कहती है, मैंने टीवी में देखा है कि जो दादी होती है ना वो अपने पोते को साइड ज़्यादा लेती है, इसलिए मैं सारी शिकायत दादू को ही कह रही हूँ। अभ्या की बात सुनकर दादू दादी की तरफ हुए उचकाकर उसे चिढ़ाने लगते हैं। एक तो मेरे ही पाले में है। वही अर्जुन गेट के बाहर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। उसे अब रुका नहीं जाता, इसलिए वो अंदर आ जाता और अपनी बात रखते हुए कहता, तो तुम कौन सा कम हो, यह देखो तुमने मुझे कितनी जोर से काटा है। यह कहते हुए अपना हाथ दिखा देता है जहाँ पर उसने अर्जुन को काटा था। अर्जुन को आते देख अभ्या जल्दी से अपनी साइड बदल लेती है। उसे पता था अर्जुन अपनी दादू की जगह दादी के ज़्यादा बात मनवाता है, तो अपनी दादी से कहती है, तो दादी मैंने कुछ गलत थोड़ी न किया, आपको तो भी तो बचपन से ही शौक होगा ना कि हाथों में चूड़ियाँ पहनने का, वैसे मुझे भी बचपन से ही शौक है, इसमें कोई गलत बात थोड़ी ना है। अभ्या की बात सुनकर अर्जुन दादू आप अपने पास रखे पेपर वेट को अर्जुन की तरफ फेंक कर मारते हुए कहते, घोड़े जैसे हो गए हो और तुम्हें इतना भी नहीं पता लड़कियों की पसंद का ध्यान रखना चाहिए। और अभ्या अभी बच्ची है, अगर उनसे चूड़ियाँ पसंद है तो तुम उसे कुछ नहीं कहोगे। अगर तुम्हें अपने काम में इतने ही डिस्टर्बेंस हो रही है ना तो अपने कान में रुई देकर बैठ जाओ, मेरी बच्ची को चूड़ियाँ पहनेगी। दादू ने वो पेपर वेट अर्जुन की तरफ फेंका था। अर्जुन उसे अपनी तबाता देख जल्दी से कैच कर लेता है। दादू की बात सुनकर अभ्या झटके से खड़ी होती है और कहती है, नहीं नहीं दादू, ये घोड़े जैसे नहीं, ये तो ऊँट के जैसे हैं। कभी आपने इन्हें गौर से चलते हुए देखा है, जैसे ऊपर मुंह करके जैसे ऊँट की तरह चलते हैं? यह कहकर वो अर्जुन की तरफ चलकर दिखाने लगती है, जो कि दादू और दादी को बहुत फनी लगता है, इसलिए वो दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। अभ्या की बात सुनकर अर्जुन का मुंह बन जाता है और मन में सोचता है, ये लड़की मेरे कुछ ज़्यादा ही नाम निकाल रही है, कभी मुझे हाथी का बच्चा कहती है तो कभी ऊँट बना देती है, और तो और दादू भी मुझे घोड़ा बोल दिया। पर उसे दादू दादी को हंसते देखकर अच्छा भी लग रहा था। अर्जुन भी वही काउच पे बैठ जाता है और अभ्या और दादू दादी की बातें सुनने लगता है। दया जी उन्हें काफ़ी देकर रही थी, जो कि दादू की दवाई देने के लिए आई थी। उन्हें भी अच्छा लग रहा था। इस तरह दादू और दादी को खुश देखकर फिर उन्हें ख्याल आता है कि आज तो अर्जुन और कबे की पहली रात है, तो दोनों यहाँ पर ऐसे अपना समय बर्बाद कर, इसलिए वो अंदर जाना ही सही समझती है। दया जी अंदर जाकर दादू की तरफ दवाई करके कहती है, बाबा आप जल्दी से दवाई ले लीजिए और आराम कर लीजिए, आप अभी भी इतने ठीक नहीं हुए कि ज़्यादा देर तक कैसे बैठे रहे। अभ्या और अर्जुन आप दोनों अपने रूम में जाइए, मुझे लगता है माताजी और बाबा को अब नींद आने लगी है। अभ्या उनकी बात सुनकर कहती है, पर मैं तो यहीं सोऊंगी दादू और दादी के बीच में। अभ्या की बात सुनकर अर्जुन मन में कहता है, अगर ये दादू और दादी के पास यहाँ सोएगी तो उन दोनों को बहुत परेशानी होगी, क्योंकि दोनों की तबीयत ठीक नहीं। इसलिए वो अभ्या के पास जाता है और उसे जबरदस्ती अपनी गोद में उठा लेता है और उससे कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी वजह से दादू और दादी परेशान होंगे। अभ्या वहाँ से जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपने हाथ पैर मारने लगती है, पर अर्जुन का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो जबरदस्ती उसे अपने रूम में ले जाता है और उसके जाने के बाद दादी दादू और दया जी से कहती, एक किताब पढ़ रही थी और दूसरा अपना काम कर रहा था, बताओ भला पहली रात
को भी कोई ये सब काम करता है क्या? मुझे तो लगा था आप मुझे मेरे पोते और पोतियों का शक्ल देखने के लिए एक बार ऐसे ही बीमार होने का नाटक करना पड़ेगा। अगर इन दोनों ने ऐसे ही चलता रहा तो उसकी बात सुनकर दया जी और दादू दोनों को ही हंसी आ जाती है। तो दोस्तों स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।